हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था की आज क्लास नंबर 5 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का प्रस्तावना, जो हमारा 2 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने पहले दिन जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्रस्तावना के बारे में सिर्फ हमने देखा था कि प्रस्तावना हमारे भारत की है क्या, संविधान में क्या दिया हुआ है, प्रस्तावना के लेटर क्या हैं। और उसके बाद में हमने जब सेकंड क्लास के अंदर प्रस्तावना की जो सेकंड क्लास थी, उसके अंदर हमने प्रस्तावना को 3 भागों में बांटा था, मतलब इसको समझने के लिए कि क्या क्या है शासन शक्ति का स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप और शासन शक्ति का उद्देश्य है। ये सब प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है। तो हमने कल तक ये पढ़ा था कि शासन शक्ति का स्रोत जनता है, उसमें हमने लोक प्रभुता के बारे में पढ़ा और साथ में हमने कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़ी थी। साथ में हमने एक कथन के ऊपर आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किए थे। कौन सा कथन था? वो केसी वियर का था कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके अंदर पढ़े थे। तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर, आज है हमारी 5, प्रस्तावना की क्लास है हमारी तीसरी। तो इसके अंदर अब हमने पढ़ना है शासन शक्ति के स्वरूप के बारे में। तो इसके अंदर शासन शक्ति के स्वरूप में सबसे पहला हमारा आता है, जो कि आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य ये है कि एक देश है, वो अपने आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय यानी कि बाह्य निर्णय दोनों को लेने में स्वतंत्र हो, अपने निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। कौन कौन से निर्णय लेने हैं उसने? आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय। तो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय दोनों लेने में अपनी स्वतंत्रता हो, उसके पास में शक्ति रखता हो कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, तो वो होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक जो निर्णय लेने हैं, आंतरिक निर्णय के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक आता है राजनीतिक। तो राजनीति से रिलेटेड निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक निर्णय ले सकते हैं कि देश के अंदर कहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, कितना लगना चाहिए। जैसे हमारा बजट तैयार होता है, तो वो आर्थिक निर्णय के अंदर आता है कि और कोई तो बजट हमारा तैयार नहीं करता, हमारे देश की सरकार खुद तैयार करती है। तो उसके अंदर हम प्रभुत्व संपन्न हैं। उसके बाद में हम बात करें सामाजिक निर्णय, कि समाज में कौन कौन से सुधार होने चाहिए, कौन कौन से नियम आने चाहिए, किस नियम को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ये सब निर्णय हमारी जो है सरकार खुद लेती है। मतलब हमारा देश जो आंतरिक मामले में तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब बाह्य मामले कौन से होते हैं? जैसे कि हमारी होगी विदेश नीति। तो विदेश नीति के मामले में भी निर्णय खुद लेना, तो ये हो गया बाहरी निर्णय लेना। तो मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों आते हैं, और हमारे देश के पास यानी कि भारत के पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है हमारा भारत, और इसके पास अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने की शक्ति है, स्वतंत्रता है इसके पास में। अब ऐसी कई बार बात आती है कि जैसे भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है, तो उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये जो इसका आदर्श है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में जो वर्णित है, तो ये आजकल अप्रासंगिक हो गया है। मतलब ये कहा जाता है कि भारत पूरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। तो ऐसा कहना सही तो नहीं है, गलत है। तो कैसे गलत है? और इसके अंदर जैसे को क्या तर्क दिए जा सकते हैं, कि क्या तर्क दिए हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि अब ये अप्रासंगिक हो गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि भारत जो है अपने जैसे विदेशी मामले जो होते हैं, जैसे कि पर्यावरण का मुद्दा होता है, और देखा जाए तो आतंकवाद का मुद्दा होता है, परमाणु अस्त्र का मुद्दा होता है, मानव अधिकारों का मुद्दा होता है। कौन कौन से मुद्दे आते हैं इसके अंदर? पर्यावरण का, आतंकवाद और परमाणु अस्त्रों का मुद्दा आता है, और मानव अधिकारों का मुद्दा आता है।
तो ये जैसे होगी, ये वैश्विक मुद्दे होते हैं। तो इन पर जो है भारत अकेला निर्णय नहीं लेता, इन पर सभी देश मिलकर या कुछ देशों के संगठन मिलकर ऐसे निर्णय लेते हैं। तो अब इसके अंदर कहा जाता है कि ये निर्णय खुद नहीं लेता भारत, तो यहाँ पर भारत की संप्रभुता जो है वो नहीं मानी जा सकती। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब एक उसके बाद में हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि भारत जो है वो IMF का सदस्य है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, WTO का सदस्य है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, साथ में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का सदस्य है। तो इन सब जैसे संस्थाओं का सदस्य है भारत। तो यहाँ पर भी भारत की संप्रभुता जो है छीनी गई है कि IMF का सदस्य है, तो भारत अपने नीतियों को, इसकी जो देश की नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ जो हैं, व्यापारिक नीतियाँ जो हैं, और मतलब वर्ल्ड बैंक का है, तो मतलब ये तीनों व्यापारिक नीतियाँ या आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो इनसे प्रभावित होती हैं, इन संस्थाओं से, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं रहा। ये एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है। एक साथ में आता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ये आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर ये भारत इनका सदस्य है तो मतलब भारत संपन्न देश नहीं है। तो अब इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या लिखे जाते हैं, मतलब क्या कहे जाते हैं कि जैसे अब मुद्दा आता है पर्यावरण का, तो पर्यावरण सिर्फ भारत का तो नहीं है, पूरे विश्व का है। तो उसके अंदर ये तो नहीं हो सकता कि कार्बन उत्सर्जन को एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन को अगर भारत कम कर रहा है, वहीं पर अमेरिका उसको बढ़ाता जाए तो पर्यावरण कोई स्वच्छ थोड़ी हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर तो इनको वैश्विक मुद्दों पर देशों को अपने संगठन बनाकर एक वैश्विक स्तर पर ही पहल करनी पड़ेगी। अब आतंकवाद का मुद्दा है। अब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत आते हैं, ठीक है, आज भारत आ रहे हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। तो ये भी आतंकवाद का मुद्दा भी तो है, देश को खतरा भी होता है आतंकवाद से। तो इस पर भी सभी देशों को मिलकर बैठक करनी चाहिए। परमाणु अस्त्र हैं, कोई देश किसी के ऊपर ही मतलब चला दे, जैसे अब अमेरिका ने जापान पे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु अस्त्र फेंके थे, नाभिकीय जो परमाणु बम थे वो फेंके थे उसने। तो ऐसे तो कोई भी फेंक देगा, वो कहेगा हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हमारा अधिकार है कि हम कर सकते हैं, हमारा काम है, हम अपनी विदेश नीति को भी संचालित करते हैं, हमारा आंतरिक मामला है कि हमने परमाणु अस्त्र बनाए हैं, हम इसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे तो लोगों की जान को खतरा है। तो यहाँ पर भी इनको वैश्विक स्तर पर, और साथ में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हैं इसे। तो इन सब मुद्दों पर भारत को अकेले भारत निर्णय नहीं ले सकता, उसको सब मतलब बाकी देशों की भी साथ की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। इसलिए पर्यावरण, आतंकवाद, परमाणु अस्त्र, मानव अधिकार, ये सब जो मुद्दे आते हैं, इसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। ये क्योंकि है ही वैश्विक मुद्दे, इनको छोड़कर बताओ कि भारत कौन से मामले में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो इसके अंदर ये माना जाएगा कि वैश्विक मुद्दे जो हैं इन पर सभी देश मिलकर ही निर्णय करेंगे। साथ में अब हम बात करते हैं कि जैसे कहा जाता है कि IMF का, WTO का, वर्ल्ड बैंक का या फिर राष्ट्रमंडल का सदस्य है भारत। हाँ, मानते हैं कि सदस्य है भारत राष्ट्रमंडल का भी, IMF का, WTO का, वर्ल्ड बैंक का, लेकिन उसके ऊपर कोई ये कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जब चाहे भारत इनकी सदस्यता को छोड़ सकता है। भारत अपनी मर्जी से इसके अंदर शामिल हुआ है, कोई इसको ज़बरदस्ती नहीं किया, किसी ने किसी की अधीनता स्वीकार करके भारत इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है। अपने खुद के एक एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है और खुद को एक अच्छा देश साबित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाकी देशों के भी साथ चल सके और अपनी जो है पहचान पूरे विश्व में बना सके। इसलिए वो इसके अंदर शामिल है, लेकिन जब चाहे भारत इसकी इन संस्थाओं की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। इसलिए कुछ बोलते हैं, कुछ जैसे हम कह सकते हैं कुछ जैसे जो इस पर थीसिस करते हैं, कुछ खोजकर्ता जो हैं वो इस तरीके की बातें कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कि अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में पूरी शक्ति देश के पास हो तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो उसमें हमने आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट देखे उसके अंदर।
कि पर्यावरण का मुद्दा, आतंकवाद का, परमाणु अस्त्र और मानव अधिकार का जो मुद्दा है, इन पर, ये वैश्विक मुद्दे हैं, तो इन पर भारत जो है वो निर्णय सभी देशों के साथ मिलकर लेगा और इनकी सदस्यता कभी भी वो छोड़ सकता है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड जो है वो आता है समाजवादी। तो समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या है। समाजवाद का मतलब क्या होता है। हमारे पास वर्ड आया, यानी कि सिद्धांत के तौर पर हम बात करें पाश्चात्य समाजवाद की। तो पाश्चात्य समाजवाद की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है संपत्ति का समाजीकरण, यानी कि किसी की भी खुद की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम बाद में आएंगे भारत के समाजवाद पे भी, हम पहले एक बार समाजवाद की पूरी अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर आता है संपत्ति का समाजीकरण, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका समाजीकरण होना चाहिए। साथ में बात आती है, दूसरा आता है समानता, कि सभी में समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, आता है मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। कि मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए, वो पिछड़े हुए नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, पर आप अपना ध्यान वीडियो में लगाएं, अच्छे से पढ़ाई करें। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, आता है कि व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व देना। फिर आता है शोषण की समाप्ति, कि शोषण नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि समाजवाद में क्या होना चाहिए, कि संपत्ति का समाजीकरण हो, उसके अंदर समानता होनी चाहिए, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए, व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। ये समाजवाद की जो अवधारणा है ये कहती है, यानी कि ये इसके तत्व हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं सिद्धांत इसके तौर पर। अब समाजवाद की जो विचारधारा है वो व्यवहार में दो प्रकार की है। सिद्धांत तो इसका ये है कि संपत्ति का समाजीकरण हो, समानता हो, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हो, व्यक्ति की तुलना में समाज को ज़्यादा महत्व मिले और शोषण की समाप्ति हो। लेकिन इसकी विचारधारा का व्यवहार जो देखते हैं, व्यवहार में ये दो प्रकार की है। तो एक आता है इसके अंदर मार्क्सवाद, या फिर जिसको कहा जाता है साम्यवाद। क्या आता है, मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद। और दूसरा आता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो मार्क्सवाद या साम्यवाद क्या आता है। मार्क्सवाद जैसे हम देखते हैं, मार्क्सवाद रूस का है और साम्यवाद कहाँ का है, चीन का। तो ये अवधारणा कार्ल मार्क्स की मानी जाती है, तो वहाँ वैसे ही चीन के अंदर साम्यवाद आया था, रूस के देखा देखी है। और बात करते हैं कि मार्क्सवाद या साम्यवाद की अवधारणा क्या कहती है। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि वर्ग संघर्ष हो, क्रांति हो और हिंसा हो। वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा करके इन सब को पाया जाए, इन सब तत्वों को, इन सब सिद्धांतों को पाया जाए। किस बेस पे, वर्ग संघर्ष हो, क्रांति हो और हिंसा हो। और लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा क्या कहती है कि लोकतांत्रिक और अहिंसक साधन अपनाए जाएं। अहिंसक साधनों साथ में लोकतांत्रिक साधनों, इन साधनों को अपनाया जाए। जैसे इसके अंदर कैसे क्या कह सकते हैं अपने, जैसे कि प्रगतिशील कानून बना सकें, चुनाव करवाए जाएं, और साथ में जैसे योजनाबद्ध तरीके से विकास हो।
तो मार्क्सवाद क्या कहता है या साम्यवाद क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा से इन मूल्यों को प्राप्त किया जाए। और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है कि अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके जो हैं, जैसे प्रगतिशील कानून बना के, चुनाव करवा के या फिर योजनाबद्ध विकास करके इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो हम देखते हैं कि समाजवाद के अंदर हमने तत्व देखे और विचारधारा देखी, हमने व्यवहार में कितने प्रकार का समाजवाद होता है। लेकिन भारत के समाजवाद की हमने बात करनी है, लेकिन वो इन दोनों की तरह नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक आप थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, समझना कि हाँ आपको ये समाजवाद की अवधारणा समझ आए, क्योंकि जब आपको ये समझ आएगी तभी आप भारतीय समाजवाद को भी समझ पाओगे। तो आज हमने क्या देखा था? आज हमने देखा शासन शक्ति के स्वरूप के अंदर हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अवधारणा देखी और साथ में हमने समाजवाद की अवधारणा देखी। तो कल हम भारतीय समाजवाद से आगे कंटिन्यू करेंगे कि भारतीय समाजवाद कैसा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।